अपन ने ऑर्डर 39 रूल 1-2 पर बात की कि किस तरह से इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन आप लगाएंगे. यू विल बी कॉल्ड एज ए एप्लीकेंट एंड अदर पार्टी विल बी सेड एज ए नॉन एप्लीकेंट. क्योंकि दावा यदि आप करेंगे तो उसमें तो बात आती है यू आर प्लेंटिफ एंड अदर पार्टी इज डिफेंडेंट. टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेशन, तो आपका स्टेटस एज ए एप्लीकेंट होगा और दूसरे पक्षकार का स्टेटस एज ए नॉन एप्लीकेंट होगा. जब टेम्परेरी इंजंक्शन किसी पक्षकार के हक में दे दिया जाता है, सपोज यू आर प्लेंटिफ, यू आर एप्लीकेंट, आपने ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन लगाई और दूसरे पक्षकार को रेस्ट्रेन कर दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे टिल द फर्दर ऑर्डर और टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस, टिल द जजमेंट, और उसके बाद भी वो उस आदेश की अवज्ञा करता है, डिसोबीडियंस करता है, ब्रीच ऑफ इंजंक्शन करता है, तो क्या होगा? यू कैन मूव एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A that may be cited as a contempt of court. कोर्ट के आदेश की अवज्ञा की गई है, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज रियल फाइटिंग बिटवीन कोर्ट एंड दैट पार्टी हु हैज disobedienced और ब्रीच ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. वो दूसरी बात है कि जिसके हक में इंजंक्शन दिया गया है उसका फायदा उसको मिलेगा ही, लेकिन अदालत के आदेश की आप अवज्ञा करेंगे, ब्रीच करेंगे, तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटेम्प्ट. In case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or 2 जो अपन ने पढ़ा, or breach of any of the terms on which the injunction was granted, कोई भी टर्म कंडीशन जिसके बेसिस पे इंजंक्शन ग्रांट हुआ है वो टर्म्स कंडीशन बांधी गई है उस ऑर्डर में, द कोर्ट ग्रांटिंग द इंजंक्शन or making the order or any court to which the suit proceedings is transferred. एक अदालत ने मान लीजिए इंजंक्शन दे दिया, टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया, नॉन एप्लीकेंट को रेस्ट्रेन कर दिया किसी बात के लिए, राइट. अब मान लीजिए मुकदमा चलते चलते वो मुकदमा ही ट्रांसफ़र हो गया, तो वो ट्रांसफरिंग कोर्ट जो है वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर रखती है. जिस केस में, जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ है आपका केस, दैट कोर्ट इज आल्सो हैविंग द पावर ऑफ कंटेम्प्ट, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached and may also order such person to be detained in civil prison for a term not exceeding 3 months unless in the meantime the court directs his release. पक्षकार ने कंटेम्प्ट किया, आपने ऑर्डर 2A, ऑर्डर 39 रूल 2A की एप्लीकेशन लगाई, दूसरी तरफ से जवाब आया, प्रोसीडिंग्स चली. अब मान लीजिए अदालत ने ये देखा कि दिस इज कंटेम्प्ट, तो अदालत उस व्यक्ति को अप टू द एक्सटेंट ऑफ 3 months सिविल प्रिजन में भेज सकती है. यदि ऐसा समझ में आ जाए कि आपने डिसोबीडियंस या ब्रीच किया इंजंक्शन का, तो ऐसी स्थिति में इट इज़ अ पेनल प्रोविजन और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है कंटेम्नर की. जिसने कंटेम्प्ट किया है द प्रॉपर्टी में बी अटैच्ड ऑफ डेट कंटेम्नर. दिस इज अ पेनल प्रोविजन. और ये प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है उसके संबंध में और समझ लीजिए, इसी का
क्लॉज 2 ये कहता है कि नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर। जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी इस रूप में इस प्रोविजन के तहत हुई है उसकी म्याद 1 साल होती है। एट द एंड ऑफ विच टाइम इफ द डिसोबीडियंस और ब्रीच कंटिन्यूज, यदि वो दूसरा पक्षकार कंटिन्यू करता है, डिसोबीडियंस ब्रीच कंटिन्यू करता है, द प्रॉपर्टी अटैच्ड मे बी सोल्ड, कि उसकी उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उसको बेचा जा सकता है। एंड आउट ऑफ द प्रोसीड्स द कोर्ट में अवार्ड सच कंपनसेशन एज इट थिंक्स फिट। जो एग्रीव्ड आदमी है उसको कंपनसेट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को बेच करके उसको कंपनसेट किया जा सकता है। और बाकी मान लीजिए 2 लाख 5 लाख 25 लाख जितने भी वो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई थी उसको सेल किया, उसमें से मान लीजिए अदालत ये समझती है 5 लाख रुपीस मस्ट बी गिवन टू द एग्रीव्ड पर्सन कंपनसेशन, तो 5 लाख उसको दे दिया जाएगा। 25 लाख रुपए में बिकी थी और 20 लाख रुपया वो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको वापस दे दिया जाएगा। तो दिस इज द पेनल प्रोविजन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। तो समझ में ये बात आई कि इस पेनल प्रोविजन में कंटेम्प्ट जिसने किया है उसको 3 महीने तक की सिविल जेल हो सकती है और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके एग्रीव्ड पर्सन को कंपनसेट किया जा सकता है। बात करते हैं ऑर्डर 39 रूल 3 की। बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू अपोजिट पार्टी। देखिए ये बात तो सही है, ये तो नेचुरल जस्टिस है कि यदि टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई गई है तो दूसरे पक्षकार को उसका नोटिस जाना ही जाना चाहिए और उसका जवाब सुनना ही चाहिए और उसके बाद उसको तय करना चाहिए। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जहां यदि उसको नोटिस जाए, देर हो जाए और जो व्यक्ति इंजंक्शन मांग रहा है उसका पर्पस ही खत्म हो जाए, उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाए, पर्पस ही डिफीट हो जाए, इनफ्रैक्चुअस हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी सीपीसी में प्रोविजन है कि आप उसको बिना नोटिस दिए रिलीफ दे सकती है, कोर्ट रिलीफ दे सकती है। द कोर्ट शैल इन ऑल केसेस except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay। बॉम्बे में रहता है, यहाँ उसने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, राइट। अब एप्लीकेंट जो प्लेंटिफ है वो उसको नोटिस जारी कराएगा, 3 दिन लग जाएंगे और 3 दिन में तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसकी ज़मीन पर, प्लेंटिफ की ज़मीन पर। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट बढ़ेगा, उसको तोड़वाने के लिए दावा होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की स्थिति जब अदालत ये देखती है कि कि नोटिस दिया जाएगा तो इट विल बी डिलेड एंड द पर्पस विल बी डिफीटेड। एवरीबडी इज क्वेश्चनेबल अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कानून तो ये कहता है दूसरे पक्षकार को सुने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यदि ऐसी स्थिति है कि टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन का पर्पस ही डिले हो जाएगा, इमीडिएटली इंजंक्शन दे दीजिए। अदरवाइज दूसरा पक्षकार जिसने कानून को हाथ में लिया है, इट इज ए स्ट्रगल बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, इट इज ए स्ट्रगल बिटवीन लॉ ब्रेकर एंड लॉ अबाइडर पर्सन, इट इज ए स्ट्रगल बिटवीन लॉ एंड मसल पावर। यदि ऐसी स्थिति अदालत देखती है तो तुरंत प्रभाव से टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन पर आदेश जारी कर सकती है और उस व्यक्ति को रेस्ट्रेन कर सकती है जो कि इलीगल काम कर रहा है। लेकिन पक्षकार आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करती है, जिसके हक में ग्रांट किया है टेम्परेरी इंजंक्शन इन द एब्सेंट ऑफ नॉन एप्लीकेंट, तो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप की सारी बात सुन करके
आपको हमने रिलीफ दे दिया, लेकिन अब आप एक काम करें, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion. ये तो बात सही है कि इन कारणों से मैंने इंजंक्शन दिया, in absent of non-applicant, that the object of grant of injunction would be defeated by delay and require applicant. और एप्लीकेंट से क्या मंशा रखती है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखती है, टू डिलीवर टू द अपोजिट पार्टी और टू सेंड हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट immediately after the order granting the injunction has been made a copy of application for injunction together with कि एक एप्लीकेशन जो आपने इंजंक्शन की लगाई थी, टेम्परेरी इंजंक्शन की लगाई थी, उसकी कॉपी को इमीडिएटली किन किन के साथ, किस व्यक्ति को भेजें, जरिए डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसके खिलाफ आपने टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कराया है, उसके साथ क्या भेजें, एक कॉपी ऑफ द एफिडेविट फाइल्ड इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो एफिडेविट आपने दिया है एप्लीकेशन के साथ, ऑर्डर 39 रूल 1-2 के साथ, एक कॉपी ऑफ द प्लेंट, जो दावा आपने किया है। टेम्परेरी इंजंक्शन बिना दावे के, इंडिपेंडेंट टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन नहीं लग सकती, तो प्लेंट भेजिए, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भेजिए, उसका एफिडेविट भेजिए, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच द एप्लीकेंट रिलाइज, एप्लीकेंट जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करता है और जो उसने अदालत में पेश किए हैं टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करवाने के लिए, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी, टू फाइल ऑन द डे ऑन विच सच इंजंक्शन इज ग्रांटेड, उसी दिन जिस दिन टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हुआ है, और ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे या नेक्स्ट डे, एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कॉपीज अफोर्डसेड हैव बीन सो डिलीवर्ड और सेंट, और अदालत को आप ये कहेंगे कि मैंने ये काम कर दिया है, मैंने कि आपने मुझे इंजंक्शन दिया, इन एब्सेंट ऑफ नॉन एप्लीकेंट दिया, और आपकी जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी वो मैंने पूरी कर दी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न, कि मैंने कॉपी भेज दी, टीआई की कॉपी भेज दी, मैंने उस टीआई पर जो आदेश हुआ उसकी कॉपी भेज दी, जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करता था उनकी कॉपी मैंने भेज दी, और दावे की कॉपी भेज दी, और एफिडेविट भेज दिया, ताकि उस व्यक्ति को पता हो जाए क्या कि मेरे खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन आ गया है, ये सूचना हो जाए उसको। देखिए, यहां तक अपन ने बात की। अब ऑर्डर 39 रूल 3A पर भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज। देखिए, यदि बाइफर्केट कर लीजिए, पहली बात तो यह है कि यदि दूसरे पक्षकार को तामील होकर के, नोटिस सर्व होकर के टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर होता है, एक तो ये सूरत बन सकती है। दूसरी सूरत ये बन सकती है कि यदि डिले पर्पस को डिफीट करता है तो नॉन एप्लीकेंट की एब्सेंट में टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किया जा सकता है एप्लीकेंट के हक में। ये दो स्थितियां हुई ने, तो पहली वाली स्थिति पर बात नहीं कर रहे हैं अपन, दूसरी वाली स्थिति पर बात कर रहे हैं कि उसकी एब्सेंट में यदि इंजंक्शन जारी किया है, where injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavor to finally dispose of the application within 30 days from the date on which the injunction was granted, and where it is unable so to do, it shall record the reasons for such inability. अदालत क्या करेगी, यदि आपको दूसरी स्थिति में इंजंक्शन दिया गया है इन एब्सेंट ऑफ नॉन एप्लीकेंट, तो उस टेम्परेरी इंजंक्शन का डिस्पोजल जो है, फाइनली डिस्पोजल विद इन 30 डेज कर देगी, क्योंकि आप तो इंजंक्शन लेकर के बैठ जाएंगे और दूसरे पक्षकार को रेस्ट्रेन कर लेंगे,
और दूसरा पक्षकार किसी रूप में मान लीजिए सही है, तो दूसरा पक्षकार कहेगा कि मेरी एब्सेंट में आपने इंजंक्शन दिया था और मैंने यह काम चालू कर रखा था, ये मेरी ज़मीन है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, ये इनका लीगल राइट नहीं है, इनके लीगल राइट को मैंने इन्फ्रिंज नहीं किया, वगैरह वगैरह जो भी वो आर्ग्यू करे। तो वो कहता है कि प्रोविज़न ये है कि ऐसी स्थिति में 30 दिन के अंतर्गत जो है टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन को फुल्ली डिस्पोज करना चाहिए। अदरवाइज एक बार इंजंक्शन दे दिया, डेट विल बी कंटिन्यूड, तो वो दूसरा पक्षकार सफ़र करेगा। तो दूसरा पक्षकार क्यों सफ़र करे? दूसरा पक्षकार 30 दिन के अंतर्गत उसका राइट है कि 30 दिन के अंतर्गत इसको तय फरमा दीजिए, जैसा भी होगा जो भी होगा ऑर्डर। तो 3A ये कहता है कि कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 days if the injunction has been granted in absent of, meaning thereby without giving notice to the other party. So within 30 days the court has to decide the application fully disposal of the application of injunction, temporary injunction.